गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, लूसेंट की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं हम मास्टर राघव सर मध्यकाल इतिहास के साथ। आपको जैसा पता है कि भाई साहब कल हमने समापन कर दिया था, फूल पत्ती पूरा चढ़ा दिया था भाई साहब, प्राचीन इतिहास पे पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया था। अब प्राचीन इतिहास पे जो मुलाकात होगी वो होगी 12 मई शाम 3 बजे मैराथन कक्षा के साथ, जिसमें 500 प्लस प्रश्नों का तांडव होगा, सिर्फ तांडव। ठीक है, 8 घंटे का मैराथन होगा और कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब जिसका था इंतजार कि सब्जेक्ट कब बढ़ेगा, तो भाई साहब आज से स्टार्ट हो गया दूसरा सब्जेक्ट, प्राचीन इतिहास काम खत्म, मध्यकाल इतिहास शुरू, जिसमें मध्यकाल में यूनिट नंबर है 25 और जिसको कहते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकाल इतिहास लूसेंट की चालू की जाए। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और सभी बच्चों से बस इतना कहना चाहते हैं, एक बार चिरैया वाली बटन दबाओ, लाइक कह दो, शेयर कह दो, और जौन बच्चा चैनल सब्सक्राइब ना करे हुए वही का तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जय मां जब हमा आतंक आवे खट से तुम्हारे पास गिरे। ठीक, तो सभी बच्चे जिन्होंने प्राचीन इतिहास नहीं देखी जाके देख लेना मेरे बच्चों, वरना तुम बहुत पीछे हो जाओगे। और अगर प्राचीन इतिहास देख लोगे तो 12 मई को अमृतसर के जन्म दिवस पे केक काटने पे मजा दूना रहेगा। और जैसा वादा है वादा पूरा निभाना। 12 मई को 1000 बच्चे लाइव आने चाहिए, 500 प्लस प्रश्नों की मैराथन, झूमेगी, नाचेंगे, गाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमित पटेल सासाराम की धरती से प्रणाम बेटा, प्रणाम। और हां, सभी हमारे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, बड़े भाई बहनों को, बुजुर्ग लोगों को और माता पिता को हमारा एक प्रकार से प्रणाम स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि अब प्राचीन इतिहास के बाद यह मास्टर राघव सर जो आपको मध्यकाल इतिहास का दर्शन कराने जा रहा है, मध्यकाल इतिहास एक लय में पढ़ाने जा रहा है, वो सभी माता पिता सबका आशीर्वाद चाहिए और सभी बच्चों के माता पिता से भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कक्षा को प्रारंभ करते हैं, शुरू किया जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अंजलि, अर्जुन, बसंत राज, अंजलि सिंधे, हिमांशी, अभिराज, नीरज, रेखा यादव, श्याम सुंदर, रंजीत, रश्मि, केंद्र, पीसी क्लासेस, प्रीति, सभी बच्चों को शुभ संध्या। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, शेयर कर रहे हो, करते रहो करते रहो, जैसे होता नहीं, धोते रहो धोते रहो धोते रहो, मतलब हाथ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, उसी प्रकार शेयर करते रहो। लूसेंट की गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए, पास में ये गूंज अगर रह गई तो बहुत बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे जो केवल इधर उधर के चक्कर में भटक रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शुरू किया जाए। बिल्कुल, अच्छा, मजेदार, जहर। चलो शुरू करते हैं भाई साहब। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पे अरबों के आक्रमण से पहले देखो, आज तुमको बहुत अच्छी स्टोरी पता चल जाएगी और एक एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। टॉपिक का नाम क्या है? सिंध पर विजय। सिंध पर विजय, सिंध पर विजय कह लो, बात वही है, सिंध पर विजय। ठीक है, मतलब भारत पर अरबों का आक्रमण। शुरू करते हैं एक तांडव के साथ, जबरदस्त अंदाज में। तो भाई साहब सिंध क्या मामला, मामला क्या है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। आज इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा भाई साहब। देखो, ये जो पूरा भारत का एरिया पड़ता था, ये पाकिस्तान का एरिया, और पाकिस्तान के एरिया को ही एक प्रकार से यहीं पर एक प्रांत पड़ता था जिसको कहते थे सिंध प्रांत। सिंध प्रांत क्लियर है? क्लियर है? क्लियर नहीं होगा कर दूंगा यार, बस केवल तुम समझते चलो। ठीक, अब बात समझो। होता क्या था,
भारत पे मध्यकाल इतिहास जो माना जाता है वो मेन माना जाता है इस्लाम जगत के उदय से। इस्लाम जगत मतलब एक प्रकार से मुस्लिम, यहां पे पूरा का पूरा जो शासन होगा मुस्लिम का होगा, मुस्लिमों का आक्रमण होगा। तभी तो पढ़ोगे भारत में पहला आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आज तुम बिल्कुल लय में सीखोगे, जबरदस्त अंदाज में। देखो तो भाई साहब, सिंध पर विजय का मतलब सिंध एरिया हमने तुमको दिखा दिया। उस समय जो सिंध होते थे मुस्लिम होते थे, मुस्लिमों को मसीहा माना जाता था, मुस्लिम को नाम दिया जाता था। भाई साहब मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, उन्होंने एक पद बना दिया था खलीफा। ठीक है, खलीफा पद बना दिया गया था। अब बात समझना बहुत ध्यान से, उस समय खलीफा हुआ करते थे इस्लाम जगत के, जिनका नाम था वाहिद। क्या नाम था? वाहिद। समझते चलना, बहुत मजेदार है। वाहिद हुआ करता था उन खलीफा का नाम, और यह पड़ता था एरिया श्रीलंका वाला। क्या बोलते इसको? श्रीलंका। तो मोहम्मद साहब का श्रीलंका से क्या लेना देना? भाई साहब मोहम्मद साहब का श्रीलंका से इतना लेना देना है कि मोहम्मद साहब के पैरों के निशान, मोहम्मद साहब के पैरों के निशान, मोहम्मद साहब के पैरों के निशान कहां पर मिले? भाई साहब वो मिले कहां पर? श्रीलंका पे, श्रीलंका में। तो इस प्रकार ये इस्लाम जगत का एक प्रकार से धार्मिक स्थल बन गया। क्या बन गया? धार्मिक स्थल। पैरों के पद चिन्ह मिले मोहम्मद साहब के, मोहम्मद साहब के यहां पे पद चिन्ह मिले, इसीलिए यह धार्मिक स्थल बन गया। हुआ क्या? जो वाहिद थी, वाहिद खलीफा थे, इनकी फैमिली ने क्या बनाया पता? इनकी फैमिली, अब यहां पे तुम कहोगे सर खलीफा क्या होते हैं, खलीफा क्या होते हैं, ये भी बता दे रहे हम। इस्लामिक जगत का नेता। खलीफा किसे कहते हैं? तो याद कर लो, इस्लामिक जगत का नेता। इस्लामिक जगत के नेता को क्या कहा जाता था? खलीफा। अब तुम हमसे फिर एक प्रश्न करोगे, इस्लामिक जगत कैसे हो गया, इस्लामिक जगत कैसे बन गया? हम फिर बताएंगे, मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाले लोगों को इस्लामिक जगत का नाम दिया गया। जो उन लोगों से पूरा का पूरा साम्राज्य बना, उसको इस्लामिक जगत कहा गया। मतलब मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाले लोग क्या कहलाए? इस्लामिक जगत के लोग कहलाए। इस्लामिक जगत। और इस्लामिक जगत का जो मेन हेड हुआ करता था खलीफा, उस समय हेड कौन था? वाहिद। कौन था? वाहिद। एक बार क्या हुआ, मैंने तो ये दो लाइनें इसलिए बताई क्योंकि तुम्हारे मन में हिलोरे मार रहे होंगे, कैसे लिख दिया इस मास्टर ने खलीफा? तो खलीफा मैंने ऐसे नहीं लिख दिया। इस्लामिक जगत के नेता को खलीफा कहते थे। और इस्लामिक जगत किसे कहते हैं? तो इस्लामिक जगत जो मोहम्मद साहब के विचारों पर लोग चलते थे, उनके विचारों को मानते थे, उसको कहते थे इस्लामिक जगत। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अनूप जी, पढ़ना हो पढ़, वरना चला जा। अगर ये तू कह रहा है कि जो पेपर में आया वो पढ़ाओ, क्या पढ़ा रहे हो? भाई साहब तुम मत पढ़ो, तुम जाओ घर। ठीक है, मुझे उन बच्चों को पढ़ाने दो जिनका पेपर में प्रश्न आएगा। केवल सिंध विजय केवल रट के चला आता है तू। भारत पे मुस्लिम आक्रमण किसने किया बस इतना पता है, लेकिन कभी ये नहीं पता करने की कोशिश की क्या भाई साहब मैं यहां से वहां पढ़ाना चाहता हूं, तू मत पढ़, तुझे क्यों तकलीफ हो रही इतनी? तुम लोग मुझे उन बच्चों को नहीं पढ़ाने देते हो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं।
आदत बिगड़ गई है ना यूट्यूब से तुम लोगों की। यूट्यूब में वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर पढ़ पढ़ के इसका ये, तभी तो कंफ्यूज रहते हो जीवन भर। अरे यार, जिसको पढ़ना वो पढ़े, जिसको जाना हो जाए, लेकिन मुझे ज्ञान देता है तू कि ये ना पढ़ाओ वो ना पढ़ाओ। तुमको पढ़ना पढ़ो, नहीं दूसरी जगह पढ़ो। चलो क्लियर। जितने बच्चे देख रहे हैं भाई साहब उनको समझने दो, ठीक है। मैं एक एक मेहनत कर करके चीजों को कलेक्ट कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं यार, मेहनत करता हूं। तुमको ऐसा लगता है मजाक कर रहे हो। लूसेंट में तो 4 लाइनों में खत्म हो गया। आज मैं पूरा समझाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा बता दूं लूसेंट वाइज। तो हुआ क्या बेटा, वाहिद जो खलीफा थे इस्लाम जगत के, उनका एक बार परिवार घूमने गया। कहां पे? सिंध के रास्ते होकर गया। कहां पे? क्योंकि भाई साहब यहां पे मोहम्मद साहब के पैरों के निशान थे। श्रीलंका गया ये घूमने, मतलब एक प्रकार से दर्शन करने गए। श्रीलंका एक प्रकार से इनका परिवार दर्शन करने गया। और जब दर्शन करने परिवार गया, उसके बाद दर्शन करके, क्योंकि ये धार्मिक स्थल हो गया था इस्लाम जगत का, तो अब जब दर्शन करके भाई साहब इनका परिवार वापस लौट रहा था। और जब वापस लौट रहा था, यही सिंध का इलाका था। सिंध का इलाका था। इनके साथ क्या हो गया? इनके साथ भाई साहब लूटपाट हो गई, लूट हो गई। और लूटने के बाद इनके परिवार की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब जब हत्या कर दी गई, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज हुआ। यह व्यक्ति इतना ज्यादा नाराज हुआ, अब इसको बदला लेना था। अब दोषी कौन माना जाता है? जैसे मान लो हम गए किसी के यहां, हमारे मम्मी पापा ने भेज दिया, कोई बात कोई घटना मेरे साथ घट जाए, मेरे मम्मी पापा उसी को दोषी ठहरा देंगे जिसके यहां मैं गया। मेरी गलती नहीं देखेंगे, किसी कोई गलती नहीं देखेगा। तो बात आती है कि उस समय जब सिंध में यह घटना घटी, इनके परिवार के साथ लूट हो गई, हत्या हो गई, उस समय सिंध पर शासन किसका था? सिंध पर शासन किसका था? तो भाई साहब सिंध पर शासन था दाहिर का। लो, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करो। और दाहिर कौन था? दाहिर एक हिंदू नेता, हिंदू शासक था। दाहिर एक हिंदू शासक था। उस समय शासन था दाहिर का। कहां पे? सिंध पर। क्लियर है? फिर बात समझो, फिर बात मेरे बच्चा समझो, बहुत बढ़िया। दाहिर ने उस समय अपनी राजधानी क्या बना के रखी थी? दाहिर ने अपनी राजधानी सिंध की बना के रखी थी एलोर। एलोर। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? फिर बात समझना। दाहिर के पिता का क्या नाम था? दाहिर के पिता का नाम था लल। 2 प्रश्न यहां पे याद रख लेना। फिर आगे बात समझो। अब वाहिद किससे नाराज होगा? किसके शासनकाल में इसके परिवार के साथ लूटपाट हत्या हुई? जब यहां पे शासन था दाहिर का। पूरी पूरी दुश्मनी इसने बांध ली किससे? दाहिर से। तुरंत आदेश दिया, भाई साहब कुछ हो चाहे ना हो, दाहिर को काम खत्म कर दो। दाहिर का काम खत्म कर दो। तुरंत आदेश दे दिया, क्योंकि भाई साहब भले इसकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन वाहिद को क्या लग रहा था? इनके जहां पे घटना घटी मेरे परिवारीजनों के साथ, वो एरिया पड़ रहा था सिंध, और सिंध एरिया पड़ रहा था। उस समय भाई साहब नेतृत्व करता किसका था? दाहिर का। इसने तुरंत आदेश दिया दाहिर का काम खत्म कर दो। तो जब दाहिर का काम खत्म कर दो, तो इससे पता क्या चलता? पता क्या? पूरी जिम्मेदारी इस पे डाल दी, पूरा इल्जाम इस पे डाल दिया। और इल्जाम इस पे डाल दिया, हुआ क्या? तो बात समझो। अब ये तो इस्लामिक जगत का खलीफा था उस समय, तो ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये खुद तो युद्ध लड़ने आएगा नहीं। तो सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध एरिया बगल में पड़ता है इराक। बगल में पड़ता है इराक, ठीक है। इराक के गवर्नर को इसने आदेश दिया कि जाओ दाहिर पे आक्रमण करके दाहिर का काम खत्म कर दो। बात समझना बहुत ध्यान से।
स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो, अरे मौसमी बेटा, पहले वाला प्राचीन भारत में क्या नहीं हुआ, फिर इल्जाम लगाना चालू कर दिया फालतू का तुम लोग। चलो छोटा करते हैं। इधर भेज देते हैं। अब बात समझो क्या हुआ। वाहिद ने आदेश दिया किसको? उस समय इराक का गवर्नर, इराक बगल में पड़ता था देश, इराक के गवर्नर को आदेश दिया कि दाहिर को समाप्त करना है। उस समय इराक का गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। अल हज्जाज, अल हज्जाज तो आक्रमण करेगा नहीं सिंध पे, क्योंकि वो कई बार सिंध में आक्रमण कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया तो इसने सोचा कि भाई साहब अब दूसरे व्यक्ति को हम भेजते हैं। तो जो अल हज्जाज था, तो अल हज्जाज ने अपने छोटे दामाद, सबसे छोटे दामाद, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, भाई साहब सबसे छोटे दामाद किसके? अल हज्जाज के। सबसे छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं कि भाई साहब जाओ, सिंध पर आक्रमण करो और दाहिर के खिलाफ विजय हासिल करो। और जिस समय यह आक्रमण मारता है वो सन कहलाता है 712 ईस्वी होता है। 712 ईस्वी होता है। और सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, उस समय मात्र मोहम्मद बिन कासिम की जो एज होती है, एज होती है 17 साल। एज होती है मात्र 17 साल। और भाई साहब आक्रमण मार देता। और जब आक्रमण मार देता है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में आक्रमण कर देता। उस समय सिंध का शासक था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर की राजधानी थी एलोर। क्लियर है? क्लियर है? एक एक टर्म ना समझ में आया तो बताना, तुम एक एक टर्म ना समझ में आया तो बताना, पूरा ऐसे कैसे घुमा दूंगा। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आ रहा? हाँ। जब 712 ईस्वी में आक्रमण मारता है तो भाई साहब इसी को सिंध पर आक्रमण कहते हैं। और इसी को तो कहते हैं 712 में ईस्वी में जिसको कहते हैं रावर का युद्ध। रावर का युद्ध, तो रावर का युद्ध इसी को बोलते हैं जो 712 ईस्वी में लड़ा गया। भाई साहब यहां पे मोहम्मद बिन कासिम इसीलिए तो कहलाता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन? मोहम्मद बिन कासिम। भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम की तो कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इनकी बेटी को क्या किया था? बेहे था, शादी किए पड़ा था। और शादी के चक्कर में अपने ससुर की बात मानकर चला गया आक्रमण करने और सिंध पर जाकर आक्रमण कर दिया। तो कहा तुम आक्रमण करके जीत के लाओ, हम तुम्हें धन धान्य कर देंगे। ठीक है। अब यहीं पे एक प्रश्न बनता है जो बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। क्या बनता है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, दाहिर की एक पत्नी थी जो इसी युद्ध के दौरान क्या कर लेती हैं? हत्या कर लेती हैं। उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, दाहिर की उन पत्नी का नाम था रानी बाई। रानी बाई। पेपर में प्रश्न बनता है कि जब सिंध पर आक्रमण होता है या रावर का युद्ध होता है 712 ईस्वी में, तब दाहिर की पत्नी वो कौन सी थी जो अपनी हत्या कर लेती हैं, खुद ही हत्या कर लेती हैं? तो भाई साहब हत्या कर लेती हैं, उनका नाम था रानी बाई।
क्या नाम था? रानी बाई। क्लियर? फिर बात समझना बहुत ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया, तभी वो कहलाया भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। और जब सिंध पर आक्रमण करता है तो उस समय हुआ करता था कौन? दाहिर। और दाहिर की राजधानी थी एलोर। और भाई साहब दाहिर के पिता का नाम था लल। क्लियर हो गई बात? कौन सी पत्नी थी जिन्होंने अपनी हत्या कर ली थी? इस युद्ध से ज्यादा दुखी होकर इन्होंने हत्या अपने आप कर ली। उनका नाम था रानी बाई। रानी बाई। इतनी बात उम्मीद करते दिमाग में। आ रही मजा? बहुत बढ़िया। लाइक ठोक देना। सच में दिल से मजा आ रही हो ना, इस मास्टर के लिए लाइक ठोक देना। ठीक है? अभी समझना तुम्हें, तो आज तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें क्या होती हैं। ठीक है? और जब इसमें आक्रमण किया भाई साहब, एक पेपर में प्रश्न आता, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत में, तो भारत का कौन सा बंदरगाह अपने अंडर में कर लिया? तो उस बंदरगाह का नाम था देवल। देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया। क्लियर हो गई बात? इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में। बहुत बढ़िया। सर आप पढ़ाते एवन हो लेकिन ओवर एक्टिंग करते हो। अरे मेरा लाल पूत अभिनेता लग रहे हैं कि तुमका कहूं कि सर्कस दिखावे वाले जादूगर लाग रहे ना, मास्टर हैं और पढ़ा रहे हैं। हमारी इस भाषा है, अवधी भाषा है, तुम्हारे समझ में आवे पढ़ो, नहीं तो घर में बैठो। है कि नहीं? चलो मेरा काम है समझाना, तुम्हें समझ में आए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? तुम ओवर एक्टिंग मानो चाहे जोकर मानो, मैं क्या लेना देना यार। समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है ना। समझाने का अपना अपना तरीका। बहुत मास्टर पढ़ा रहे, ओवर एक्टिंग हो गई कि नहीं पढ़ा पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे। तो कम से कम ओवर एक्टिंग है कि तुम्हारे दिमाग में बैठे। तुम्हारा काम है पढ़ना और समझना। हमेशा आदमी देखो, चार गलती होती हैं, एक अच्छाई होती, तो अच्छाई ले लो, गलती छोड़ दो। तो हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, गलती का एक्सेप्ट ना करो, खराब चीजें ना लो, अच्छी अच्छी चीजें ले लो। ना होए हम पढ़ाई पसंद आ रही, पढ़ाई ले लो। ठीक? हम भाषा नहीं समझ, छोड़ दो। हम एक्टिविटी नहीं समझ, छोड़ दो। तुमका को बताई जबरदस्ती ग्रहण कर लो। है कि नहीं? है कि नहीं? तुमको को बताए भैया? हम तो नहीं कहा तुम हमका एक्सेप्ट करो, हम पढ़ाई एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत है। अरे यार सिंपल सी बात है। अगर प्लस है तो माइनस है, ऊपर है तो नीचे है, दिन है तो रात है, तो अच्छाई है तो खराबी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। चल इतनी बात क्लियर? तो भाई साहब इतनी बात बिल्कुल सीन क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अब आज तुमको बताएंगे कैसे प्रश्न समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है? इसको ऊपर करते स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया? ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर ऊपर करते हैं। फटाफट वीडियो को सब लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, जबरदस्त अंदाज में। ठीक है? बिल्कुल चीजें समझो यार, मास्टर पढ़ाना क्या चाहता है। ठीक है? अगर तुम सोचो हमें पर्सनल इशू पर चले जाओ, कोई फायदा नहीं। हम पढ़ाई पढ़े हैं, पढ़ो। ठीक? चलो भाई साहब ऊपर करते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया आगे? मोहम्मद बिन कासिम ने आगे क्या किया? तो समझते रहना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। एक पत्नी रानी बाई तो मर गई थी, हत्या कर ली थी, लेकिन एक पत्नी और थी। किसकी? दाहिर की। दाहिर की दूसरी पत्नी, सेकेंड वाइफ, उसका नाम था लाडी। क्या नाम था? लाडी। क्लियर है? और इनकी पुत्री भी थी दाहिर की, पुत्रियां।
तो पुत्रियां जो थी उनका नाम था, एक का परिमल देवी और एक का नाम था सूर्य देवी। परिमल देवी और एक का नाम था सूर्य देवी। दो पुत्रियां थी किसकी? दाहिर की। और ये पत्नी थी लाडी। भाई साहब क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर लिया, सिंध जीत लिया। सिंध जीतने के बाद इसने क्या सोचा? अब भाई साहब इनको सबको लेके चला गया, इनको सबको लेके चला गया। भाई साहब इनको सबको लेके मोहम्मद बिन कासिम कहां पहुंचा? खलीफा के पास। सोचा खलीफा के पास लेकर जाएंगे, बड़े खुश होंगे खलीफा साहब। खलीफा साहब खुश होंगे और भाई साहब खलीफा हमें कुछ ना कुछ एक पद दे देंगे, कुछ ना कुछ हमारा कल्याण कर देंगे। क्लियर है? तो ये गया। उसके बाद क्या हुआ, बात समझना बहुत ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम इन तीनों लोगों को इनके सामने प्रस्तुत कर दिया, खलीफा के सामने। खलीफा ने इनसे पूछा, लाडी से भी और परिमल देवी, सूर्य देवी से, क्या आप लोग हमसे शादी करना चाहेंगी? तो भाई साहब लाडी ने पहले कहा मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी, क्योंकि ये पत्नी ही थी दाहिर की। पुत्रियों से पूछा क्या आप लोग करना चाहेंगे? तो भाई साहब इतना बढ़िया खलीफा था, तो बात समझो। इन दोनों पुत्रियों ने कहा, इन दोनों पुत्रियों ने क्या कहा, तो बात समझो कि भाई साहब जो आपका मोहम्मद बिन कासिम है, यह व्यक्ति जो मोहम्मद बिन कासिम है, यह पहले ही हमारे साथ दुराचार कर चुका है। परिमल देवी, सूर्य देवी ने कहा जो आपका ये सगा बना बैठा है मोहम्मद बिन कासिम, इसने पहले ही दुराचार कर दिया हमारे साथ, हम लोगों के साथ दुराचार कर लिया। इससे खलीफा कितना क्रोधित हो गया, क्योंकि भाई साहब इस्लाम जगत ये नहीं सिखाता, इस्लाम जगत अच्छी अच्छी शिक्षा देता है, ना कि कोई धर्म या किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। खलीफा ने क्या किया, जब इसने ये सुना, भाई साहब ऐसा नहीं है कि खलीफा इनके भी खिलाफ चला गया। जैसे इसको पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन लोगों के साथ दुराचार किया, मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया। और वो मृत्युदंड भाई साहब फांसी के रूप में इसको दे दी गई। अगर और कोई व्यक्ति होता, खलीफा अच्छा ही था, तभी इसको मृत्युदंड दे दिया इस सजा के बदले। तो भाई साहब इससे यह पता चलता है, साफ सीधा पता चल रहा है, रीजन मिल रहा है कि भाई साहब दुराचार के लिए कोई माफी नहीं है। क्लियर? उसके बाद यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो इंसाफ करना जानता था। यह नहीं सोचा कि इसने हमें दाहिर का समाप्त करके शासन पूरा जीत लिया, वहां पे अपना एक प्रकार से शासन बना लिया, वहां पे पूरा सिंध का विजय कर लिया। इसने एक पल भी नहीं सोचा, उसने यही कहा कि भाई साहब गलत के लिए गलत, भले चाहे तुम हमारे लिए चाहे जितना किए हो। तो भाई साहब तुरंत इसको मृत्युदंड फांसी के रूप में दे दिया गया। उम्मीद करते हैं मजे से आया होगा, एक एक प्रश्न समझ में आया होगा। अगर तुम्हें दिल से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा मामला हमने समाप्त कर दिया। और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम को फांसी क्यों हुई थी? क्योंकि उसने दाहिर की पुत्री परिमल देवी, सूर्य देवी के साथ दुराचार किया था और उसको खलीफा ने ही फांसी पे लटका दिया था मोहम्मद बिन कासिम को। वरना मोहम्मद बिन कासिम वही सिंध पे शासन करता, याद कर लेना। तो उम्मीद करते इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी। दीपक यादव, सुमन, क्या बात है। राम मीना, जबरदस्त। हां जबरदस्त समझ में आ रहा है ना भाई? दिल से लाइक करना, दिल से शेयर करना। और 12 मई शाम 3 बजे भूलना मत तांडव देखने के लिए। प्राचीन इतिहास का 8 घंटे की मैराथन। कितने घंटे की? 8 घंटे की। शाम 3 बजे से नेटवर्क पूरा रख के रखना। मैंने 2-2 नेट लगवा लिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब तांडव करेंगे, तांडव। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। जबरदस्त। हां अरे यार लाइक की संख्या में क्यों कमी करे हो? क्या समझ में नहीं आ रहा हमारा पढ़ाया हुआ? हां चलो सबको मजा आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
आकाश जी कह रहे हैं पहले पता लगाना चाहिए था दोषी है कि नहीं। भाई साहब उनसे मैं पूछ के आऊंगा पिछले जन्म में दोषी था कि नहीं था। ऐसी बात करते हो, इतिहास पढ़ रहे हो, ना कि जज बन के हमको सजा दें। और सब लोग फिनिक्स एकेडमी जब खोलते हो, गुरुओं की अगर लीला देखनी हो, हमारा गुस्सा देखना हो, तो गुरु लीला को सब्सक्राइब कर लेना। गुरु लीला चैनल है, वहां पे गुस्सा भी देखने को मिल जाएगा तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा शेयर भी कर रहे हो, धन्यवाद। अच्छा मम्मी को भी पसंद आ रहा, माता जी को प्रणाम। एसएससी जीडी की भी क्लास वहीं चलेगी, बिल्कुल। 12 मई शाम 3 बजे प्राचीन इतिहास के प्रश्न करेंगे। तो पूरा पूरा मोहम्मद बिन कासिम का मामला क्लियर हो गया, सब बच्चों को पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, एक एक प्रश्न में समझाने का वादा किया था, समझा ले गया। अब देखते हैं क्या होता सिंध पर, अब क्या होता सिंध पर, कैसे क्या चलता। अब तो भैया साम्राज्य स्थापित हो गया था किसका, भाई साहब मुसलमानों का। भारत में अभी भारत में प्रवेश नहीं किए, सिर्फ भारत के बाहरी हिस्से, सिर्फ भारत के बाहरी हिस्से, एक प्रकार से उत्तर पश्चिम वाले एरिया, यहां पे सिंध वाले एरिया में ये सिर्फ बस प्रवेश कर पाए थे, नीचे नहीं जा पाए, संपूर्ण भारत में ये नहीं जा पाए थे। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। हाँ देखो देखो, अब देखते हैं आगे सिंध की विजय के बाद हुआ क्या। सिंध पर विजय के बाद क्या हुआ। अब देखो, आज तुमको वो चीज सिखाऊंगा ना जो तुम्हें कष्ट होते थे, कष्ट होते थे। सबसे पहले तो इस्लाम धर्म ने 4 कर सिंध पर लगा दिए, 4 कर सिंध पर लगा दिए। याद कर लो, पेपर में ये जबरदस्त आते हैं भाई साहब। अभी तक का तुम लोग पढ़े होगे ऊपर ऊपर, आज तुमको पता चला असली में जीएस है क्या, जीएस पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, चाहे जो हो जाए, जब तक भाई साहब अगर तुम पहाड़ हो तो हम मांझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा लाइक भी कर रहे हो, बिल्कुल। हाँ, सभी बच्चों को बताना चाहते हैं, अगर आपको साइंस की क्लास पढ़नी हो तो सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा गुरुलीला चैनल पे। कौन सा चैनल, गुरुलीला। और वहां पे साइंस पढ़ाएंगे, लीला के लीला सचान सर, गुरुलीला पे। क्लियर है, शाम 7 बजे चैनल का नाम है गुरुलीला, और गुरुलीला पर आपको मिलेंगे सचान सर, जहां पे अपनी लीला से पढ़ाएंगे साइंस की कक्षा। चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। 4 कर लगा दिए इस्लाम धर्म ने, कहां पे, सिंध पर। वो 4 कर कौन कौन है, पेपर में बेइतिहासा पूछे जाते हैं, कौन कौन से, तो देख लो। एक कर सबको पता होगा जजिया, दूसरा कर सबको पता होगा जकात, तीसरा पता होगा खम्स, और चौथा पता होगा खराज। भाई साहब 4 कर थे, जबरदस्त पेपर में पूछते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तड़पा देते हैं, इतना तड़पा देते हैं पूछो नहीं। ठीक, इतना तड़पाते हैं कि कंफ्यूज 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 करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। तो भाई साहब हम बताते तुमको, ये कर इस्लाम धर्म ने क्यों लगाए, क्योंकि भाई साहब मेन रीजन इनका ये था कि इन्होंने सिर्फ अभी जीता किसको था, सिंध को जीता था, और इनका इरादा क्या था, पूरे भारत में इस्लाम का क्या करना है, प्रभाव डालना है। तो उससे पहले हिंदू से क्या बनाना है इनको, इस्लाम धर्म का व्यक्ति बनाना है।
पहले तो मेन टारगेट इनका यही था। तो अब ये वाला एरिया को पूरा का पूरा इस्लामिक करना, तो बात समझो, इसीलिए ये कर लगाए। कर की क्या वैल्यू, क्यों ये कर लगाए, तो बात समझो, ये कर इन्होंने क्यों लगाए। सबसे पहले जजिया कर दिख रहा होगा आपको, जजिया कर पता किस पे लगाया, गैर मुसलमान। देखो बोला जाता है किस पे लगा, गैर मुसलमान। तो गैर मुसलमान भी कहीं कहीं पेपर में आता है, या आज तुमको याद करा देते कैसे। जौन आदमी मूर्ति पूजक होते हैं, मूर्ति पूजक, उन पर लगाया गया जजिया कर। मूर्ति पूजक मतलब भैया हम लोग हिंदू लोग और हिंदू भाई लोग, सिंपल सी बात है, भगवान को अगर पूजते हैं चाहे पत्थर रखा हो पूज लेंगे, मूर्ति पूजक। क्लियर। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, मूर्ति पूजक का मतलब हिंदू जो पूज रहा है, और यहीं पे गैर मुसलमान मतलब मुसलमानों को छोड़कर अन्य सब धर्म पे, ज्यादातर ये एरिया किसका था, हिंदू का। क्लियर है। तो जजिया कर जो लगाया वो लगाया गैर मुसलमानों पर। पेपर में बेतियासा पूछा जाता है जजिया कर किसने लगाया, तो जजिया कर भाई साहब इस्लाम जगत ने लगा दिया था 4 सिंध पर, ठीक है, जिसमें गैर मुसलमानों पे लगाया गया, मूर्ति पूजक पे लगाया गया। और अब हम तुमको बताना चाहते हैं जजिया कर को समाप्त किसने किया, ए भी पेपर में याद कर लो। जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो जजिया कर को समाप्त किया अकबर ने। जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे रात में सपने में भी हम आएंगे, ठीक है। चल इतनी बात समझ में आ गई, चल इतनी बात समझ में आ गई। जजिया कर पेपर में पूछा जाएगा, मेरा बच्चा बच्चा बोलेगा सर जी गैर मुसलमान पर जो लोग मूर्ति का पूजा, मूर्ति को कौन पूछता, हनुमान जी, शंकर भगवान, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, हिंदू लोग पूछते, मतलब मुसलमानों को छोड़ के सब पे लगा दिया। उसका नाम था जजिया कर। और समाप्त किसने कर दिया, एक बादशाह था जिसका नाम था अकबर, जिसने कर दिया समाप्त। तो जजिया कर तो याद हो गया, रट गया, मूर्ति पूजकों से लिया जाता था, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, अब एक बार परीक्षा में पूछा गया कि जजिया कर किस अनुपात में लिया जाता था, तो 12, 24, 48, और कौन सी मुद्रा के अनुपात में, दिरहम के अनुपात में। 12, 24, 48 दिरहम के अनुपात में लिया जाता था, जिसका नाम था जजिया कर। ये भी पेपर में आता। क्लियर है, काम समझ में आ गया। अगला उठाते हैं जकात को। जकात किससे लिया जाता था, यह भी धार्मिक कर था। और जकात लिया जाता था धनी मुसलमानों से, जो पैसे वाले मुसलमान होते थे उनसे लिया जाता था, धनी मुसलमानों से लिया जाता था जकात कर। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब बात समझना, जजिया कर में छूट भी दी गई, किसको किसको दी गई। जजिया कर किससे किससे नहीं लिया जाता था, वृद्ध से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं लिया जाता था, और संतों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। इन सब लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। और भाई साहब लेकिन जकात कर जो लिया जाता था धनी मुसलमानों से। धनी मुसलमान का मतलब जो लोग एक प्रकार से बड़े बड़े मुसलमान होते थे, धार्मिक कर ये भी था जिसका नाम था जकात। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त। अरे वीडियो को लाइक, अरे भाई साहब टेस्ट होगा, टेस्ट 12 मई शाम 3 बजे, तैयार रहना नहा धो के, ठीक है। गर्मी मौसम चल रहा है, एक दोबारा नहा भी लियो, बिल्कुल। हाँ भाई साहब सब्सक्राइबर बढ़वा दो, 12 मई का सिल्वर बटन का सपना है अपना, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूट्यूब पर क्लास होगी देवजाट शाम 3 बजे। फिर देखो, तो जकात कर भी धनी मुसलमानों से लिया जाता, धार्मिक करता। अब खम्स क्या था, खम्स था लूट का धन, लूट का धन। ले भैया, खम्स किस प्रकार का टैक्स था, लूटा हुआ धन था। कहां पर लूटोगे, आक्रमण करके, युद्ध में लूट के लाओगे। अब ये धन ऐसा था कि भाई साहब 2 भागों में बंट जाता था।
20% जो धन होता था वो चला जाता था जो इस्लाम धर्म ने लगाया था इस्लाम जगत के खलीफा के पास, और 80% जो माल होता था वो भाई साहब सेना में बट जाता था, राजा से लेके सैनिक तक का, और 20% भाग खलीफा के पास चला जाता था। तो खम्स भी हमें रट गया, खम्स भी हमें रट गया। युद्ध में लूटा हुआ धन को ही क्या कहते थे? खम्स कहते थे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। गुरु लीला का लिंक दे दो भाई साहब, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गुरु लीला का, ठीक? हाँ चलो, यूनिक कह रहे हैं कि ज्यादा नहाए तो बुखार आ जाओ। अरे यार, लक्स साबुन आबुन लगा के नहाओ, बुखार ना ही कबो। चलो, फिर खराज क्या होता था? तो देखो खराज क्या होता था। खराज एक प्रकार से भूमि कर था, भूमि कर। तो इन 4 कर तुमको तो रट गए होंगे, यही परीक्षा मां शुरू से लेके अंत तक का पूछे जाइए। जकात, जजिया, खराज, खम्स। खम्स मतलब सेना में लूटा हुआ माल, ठीक? खराज मतलब भूमि कर, जो एक प्रकार से भूमि पर, लैंड पर टैक्स लग जाए उसको कहते हैं भूमि कर। क्लियर है? जजिया, जकात, जासे जजिया जासे जकात, और दोनों है भगवान के मतलब धार्मिक कर पे। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब भाई साहब खराज एक भूमि कर था। अब एक बच्चा यहां कमेंट कर रहा, सर जी उसर क्या होता था? तो यार हम बताएंगे नहीं, का बताएंगे, तुम परेशान का हो? बात समझो। खराज जो भूमि कर होता था, इतना ज्यादा ही लोग बेईमानी करत रहे, इतना ज्यादा बेईमानी करें कि यह भूमि कर का 2 भागन में बांट दी खराज का। जौन मुसलमानन ते लीन जाए उनका नाम रख दिन उस्र। मतलब उस्र जो है खराज का ही भाग है, खराज के अंतर्गत आने वाला कर है, और ये भी एक प्रकार सा लैंड टैक्स है, भूमि कर है। लेकिन फर्क इतना था यहां पर सिर्फ कि भाई साहब जो उस्र हुआ करता था, भूमि कर था, किससे लिया जाता था? यह सिर्फ लिया जाता था मुसलमानों से। तो अब तुम कहोगे सर जी अलग काय करें? अलग ही के पीछे करें। अगर 100 रुपया बने और मुसलमानन ते लीनगा उस्र, तो भाई साहब वो 100 का आधा लीन जाई, मतलब हाफ। क्लियर? लेकिन यह है खराज अगर हिंदू ते ले लीनगा, पूरे 100 के 100 उड़ा देते रहे। मतलब यो पूरा हिंदू ते लीन जात रहे, जो भूमि कर उनका नाम देंगा खराज, और हिंदू ते जो लिया गया पूरा का पूरा लिया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया। लेकिन जो मुसलमानन ते लिया गया, तभी तो कहेगा तुमको छूट दे रहे, तभी तुम ते जो कर रहे हैं उनका नाम पड़ेगा उस्र, मतलब आधा कर। भूमि कर का जो खराज का भाग था भूमि कर, उसको नाम दे दिया उस्र। उस्र क्यों दे दिया गया? क्योंकि मुसलमानों के लिए स्पेशल व्यवस्था, बफर सिस्टम वाली। कहीं तुम भूमि कर आधा दो उस्र, तो ई के पीछे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। लाइक शेयर में कोई कमी मत करना मेरे बच्चा। लाइक शेयर में अगर तूने कमी की, मेरे साथ धोखा किया तुमने, और धोखा तुम करना नहीं भाई साहब। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में। राजू बचवा कह रहे हैं आप कौन जॉब करत रहो, जॉब काहे छोड़ दिनो, तुमका पढ़ावे खातिर छोड़ दिन। ठीक, खुश हो? जान क्यों भाई साहब स्मार्टी बॉय, आप कह रहे हो ना कि अबे तू पढ़ा रहा है क्या, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करवा रहा है? मैं बता दूं तुमको, लड़ाई नहीं करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और इतिहास में जो चीजों का वर्णन है वही बता रहा हूं। ठीक है? इस्लामिक जगत से शुरुआत होती, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी है तो वही पढ़ रहे।
हमने पहले ही बोल दिया, मोहम्मद साहब ने यह शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन वहां पे बाद में जो आने वाले अनुयायी हैं उन्होंने शिक्षा खराब कर दी। हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं दी कि वो हिंदू तो करे। सब अपने अपने सब जमीन पे जो व्यक्ति है ना, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे जितना भी बालक बालिका, चाहे जो, सब एक भाई बहन है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा, वही शमशान में हिंदू तो मुसलमान जला रहे और मुसलमानों को हिंदू जला रहे। क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई अपने मदद करने नहीं आ रहे और तुम लड़ाई लगवाने असली आए हो। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन तुम विभीषण बन के आए हो। यार पढ़ाने आया हूं, जो कॉन्सेप्ट होगा वही तो बताएंगे। अब जैसे यहां पे उसर कर आ गया, क्या ना पढ़ाऊं, जजिया आ गया ना पढ़ाऊं, खम्स आ गया ना पढ़ाऊं, इस तरह तो हो गया, मास्टर बेकार हो गया। मास्टर कोई धर्म का नहीं होता, याद कर लेना। मास्टर जो है एक इंसान होता है, बस उसको पढ़ाना एक काम होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब सब कुछ पढ़ाना उसे, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाना, शैव धर्म के बारे में पढ़ाना, वैष्णव भी, पारसी भी, यहूदी भी, इस्लाम भी, सारे धर्म पढ़ाने हैं। अभी सिखों के बारे में भी पढ़ाएंगे। तुम मास्टर पे अगर उंगली उठा के सोचते उसकी आवाज को दबाते, नहीं दबा पाओगे। हम ऐसे मास्टर नहीं है कि कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे। अगर हिंदुओं की बात आएगी तो हिंदू पे बताएंगे, सबका बताएंगे। हम किसी धर्म को मानते ही नहीं। धर्म को तो सब लोगों, तुम लोग बट गए हो। जो भारत की धरती पे वही अशफाक उल्लाह खां थे, वही खुदीराम बोस थे, वही भगत सिंह थे, जो साथ में स्वतंत्रता के नाम पे लड़ रहे थे। चलिए, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये इनका प्रभाव क्या था? इस्लाम धर्म ने 4 कर सिंध पर लगा दिए। कब? जब सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और ये चारों कर के बारे में हमने बता दिया, जजिया, जकात, खम्स, खराज, और चारों कर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होगा, इतना मान लीजिएगा, ठीक है? एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होता, सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सटीक जाएंगे, एग्जैक्ट जाएंगे, कोई पेपर में प्रश्न फंसेगा नहीं। जजिया जब की बात आएगी, गैर मुसलमानों पे लगता। गैर मुसलमान याद करने का मतलब बता दिया, मूर्ति पूजक जो होते हैं। और मूर्ति पूजता कौन है भाई साहब? हिंदू लोग पूजते हैं, बौद्ध धर्म के लोग पूजते हैं। जकात, जकात क्या होता है? ये भी मुसलमानों पे लगाया गया। क्यों इस्लाम धर्म ने मुसलमानों पे लगा दिया? इनके ऊपर भी तो लगाया, तब यहां लड़ाई में नहीं करवा रहा था। धनी मुसलमानों पे लगाया, जो धार्मिक कर के रूप में जकात फेमस था। खम्स लूट का धन होता था, जिसमें 20% खलीफा को जाता था, 80% सेना। खराज भूमि कर होता था, और सबसे बड़ी बात, जब भूमि कर खराज के रूप में, उसर के रूप में जाता था, मुसलमानों के लिए आधा हो जाता था और हिंदू के लिए पूरा हो जाता था। क्लियर है? चलो, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जबरदस्त, ठीक है? हाँ, जबरदस्त। आप लोग शेयर करते रहो, बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है 12 मई शाम 3 बजे एक तांडव मचेगा, गारंटीड है। 12 मई शाम 3 बजे, 12 मई शाम 3 बजे प्राचीन इतिहास की लगातार 8 घंटे मैराथन, 500 प्लस प्रश्नों का श्रृंखला चलेगा वहां पे। चलो आगे आगे देखते हैं बड़े अच्छे से। हाँ, इतनी पूरी बात क्लियर हो गई, पूरी बात क्लियर हो गई, जबरदस्त। आगे देखो, स्क्रीनशॉट हो गया? नहीं हुआ? ले लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? सिंध की विजय के बाद दूसरा पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता था। यहां जो पाकिस्तान का एरिया पड़ेगा, ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता था एक शहर जिसका नाम है मुल्तान। मुल्तान, ठीक है? अब पेपर में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से। मुल्तान को क्या कहा गया? मुल्तान को इस्लामिक जगत के समय में क्या कहा गया? सोने का मंदिर। पेपर में एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न आ चुका। सोने का मंदिर किसे कहते हैं? मुल्तान को।
मुल्तान की जगह को क्या कहते थे? सोने का मंदिर। अब बात समझो बहुत ध्यान से। दूसरा पॉइंट का रीजन क्या था? बहुत ध्यान से। और मुल्तान में एक जगह पड़ती थी जिसको कहते थे महफूजा। महफूजा कहां पड़ती थी? मुल्तान में यह जगह पड़ती थी। और यह जगह क्यों थी? सुरक्षा के कारण थी। सुरक्षा के कारण सिंध में जो इस्लाम जगत ने आक्रमण किया था, इसको चुना था। इसलिए चुना था, बात समझो क्यों चुना था। यहां पे आपको पता है उस समय एक वंश आ गया था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। प्राचीन इतिहास पढ़ के आए हो। और गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक जिसका नाम था वत्सराज। क्लियर है? तो गुर्जर प्रतिहार और पाकिस्तान मुल्तान। तो भाई साहब गुर्जर प्रतिहार लोग अब जागरूक हो गए, क्योंकि सिंध वाले जो लोग थे, जो मुसलमान थे, भारत को पूरा अपना बनाना चाहते थे, इधर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन गुर्जर प्रतिहार इधर से आक्रमण मार रहा था। और जब इधर से आक्रमण मार रहा था ये, तो भाई साहब ये लोग सिंध जो इस्लामिक जगत के लोग थे, इस्लामिक जगत के लोग थे, ये यहां पर छुपे जा रहे थे। कहां छुपे जा रहे थे? मुल्तान में महफूजा नामक मंदिर में। ये सुरक्षा के कारण यहां पे छुप रहे थे। क्यों छुप रहे थे? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार थे हिंदू। और जब भाई साहब कोई भी व्यक्ति मंदिर के पीछे छुप जाता है, मंदिर में छुप जाता है, तो हिंदू के अंदर एक संवेदनशीलता होती है। भाई साहब किसी का भी धर्म हो, अगर मान लो उसकी बात आ गई तो वो फिर अपने मंदिर पे आक्रमण नहीं मारेगा, मंदिर को नहीं तोड़ेगा। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। मुल्तान को सोने का मंदिर कहते थे, महफूजा सुरक्षा के कारण ये जगह का नाम था। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। क्योंकि महफूजा को इन लोगों ने, इस्लाम जगत के लोग इसलिए चुने थे क्योंकि यहां पे मंदिर पड़ता था, जो यहां पे ये लोग छिप जाते थे, क्योंकि ये लोग जब आक्रमण मारते थे तो इससे ये लोग बच लेते थे। क्लियर है? इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जॉब बहुत बढ़िया। हाँ, फिर आगे बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? बहुत ध्यान समझना भाई साहब। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सिंध विजय का उल्लेख, सिंध विजय का उल्लेख कहां पे मिलता है? सिंध विजय का उल्लेख कहां मिलता है? तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से। एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। और पेपर में एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न आई है कि भाई साहब चचनामा में क्या है? भारत पे जो अरबों का आक्रमण है, सिंध विजय का उल्लेख है, किस पुस्तक में मिलता है? उसका नाम है चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। अली अहमद चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। और भाई साहब चचनामा में ही वर्णन है किसका? सिंध विजय का उल्लेख का। क्लियर है? सिंध विजय उल्लेख का वर्णन है कहां पर? चचनामा में। तो उम्मीद करते इतनी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। और एक पुस्तक है सिंध विजय का उल्लेख के लिए, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। और तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा इसके लेखक, बहुत बढ़िया पुस्तक है, इसके भी पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है? इसके लेखक याद कर लो। एक एक प्रश्न ये मान लो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल हम छाप के रख देंगे। ठीक है? मिनाज उद्दीन मिनाजुद्दीन और जिनका नाम सिराज, ये इसके लेखक थे तबकात नासरी की। इन दोनों पुस्तकों से पता चलता है सिंध विजय का उल्लेख मिलता है यहां पर। ठीक है? चलो, उम्मीद करते पता समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। हाँ, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। कल पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण जहां पे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? सब लोग वीडियो को लाइक कर लेना और एक बार कमेंट करके बताओ सच में तुम्हें सच में समझ में आया कि नहीं आया। जबरदस्त कमेंट करके बताओ। पूरा का पूरा सिंध विजय का काम हमने खत्म कर दिया। सिंध विजय पूरी पूरी हमने समझा दी भाई साहब। तुम लोग हमें कमेंट करके बताओ। आकाश यदुवंशी, जिस दिन 1K वॉचिंग हो जाएगी उस दिन पार्टी देंगे, पक्का देंगे, कोई धोखा नहीं। ठीक है? और होने वाली है बहुत जल्दी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और भाई साहब फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ और लाइक भी कर लेना वीडियो को जिनको समझ में आ रही हो। ठीक है?
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लूसेंट के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू जो तुम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पूरा धुआं धुआं कर दिया है, गर्दा उड़ा दिया, तो भाई साहब उस प्राचीन इतिहास का पूरा अस्तित्व मिटाने के लिए, अस्तित्व पूरा दिमाग में छापने के लिए क्या आप तैयार हैं? 12 मई अमृतसर के जन्म दिवस पे शाम 3 बजे तैयार रहना, क्योंकि अमृतसर के जन्म दिवस को एक स्पेशल बनाना है। याद रखिएगा, एक केक तो कटेगा अमृतसर के जन्म दिवस के नाम, एक केक कटेगा। उस मैराथन में 1000 से प्लस बच्चे लाइव आने का, और एक केक कटेगा अगर तुम लोगों ने सपोर्ट कर दिया। जो फिनिक्स परिवार है वो 1 लाख सदस्यों का परिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार 3-3 केक का ऑर्डर दे दूंगा मैं। भाई साहब कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त समझ में आ गया, भारी समझ में आया, क्या बात है। हाँ, मैथ की क्लास बेटा चलेगी 9:30 बजे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त समझ में आ गया। हाँ, तो उम्मीद करते 12 मई शाम 3 बजे सब लोग तैयार हो गए। अब वक्त है विदा लेने का। तब तक के लिए मिलेंगे आपको कल शाम 7 बजे अपने इसी मैदान में, लूसेंट की कक्षा में, एक प्रकार से फिर तांडव करने के लिए। और आप सबको तो पता ही होगा, जीएस तुमका हम ही पढ़ाइबे और कलेक्टर तुमका हम ही बनाइबे। क्लियर है? जीएस तुमका को पढ़ाइबे, राघव सर पढ़ाइए, और कलेक्टर भी तुमका हम ही बनाइबे। तो ये पीछे टू बी कंटिन्यू, लगे रहो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। मिलेंगे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।